आइए चर्चा करें में फर्स्ट पॉइंट है कि डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। अभी हम लोग डाला और रामकली के बीच के कन्वर्सेशन को पढ़े हैं तो हमें प्राप्त ज्ञात हुआ है कि डाला तथा रामकली दोनों ही भूमिहीन श्रमिक हैं। इनके पास भूमि नहीं है। ये लोग अपनी जीविका के लिए काम प्राप्त कर जो है अपनी जीविका चलाते हैं और इनको काम भी नहीं प्राप्त हो पाता है क्योंकि जो है आजकल जो खेती है वो आधुनिक तरीके से की जा रही है और इनको जो है सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी नहीं प्राप्त होती है। इनको 300 के स्थान पर केवल 160 रुपये ही प्राप्त होती है और जो साहूकार होते हैं वो उच्च दर पे ब्याज देते हैं और फिर जो है ब्याज जब ये चुकता नहीं कर पाते हैं तो इनको दोबारा जो है ये लोग ऋण भी नहीं उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि डाला तथा रामकली जो है गरीब क्यों हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब तथा हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गाँव में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं? और गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह काम करते होंगे? तो ऐसा तो हम सभी देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग होते हैं ज़्यादातर करके जो है जो पुरुष लोग होते हैं वो प्रवास कर जाते हैं दूसरे स्थानों पर अपनी जीविका चलाने के लिए उद्देश्य से काम प्राप्त करने के लिए। तो ये लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्योंकि इनको जो है अपने स्थानीय क्षेत्रों पर जो है कार्य नहीं प्राप्त हो पाता, तो ये अन्य स्थानों पर कार्य प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवास कर जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। मतलब जब हम परंपरागत तरीके से खेती करते थे तो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हुआ करते थे, हमें उतनी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी जितना कि आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए पड़ती है। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए हमें अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। मतलब जो छोटे किसान होते हैं उनके पास खेती के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं होती, वे उधार लेकर पूंजी की व्यवस्था करते हैं और जो वो कर्ज लेते हैं काफ़ी ऊंचे ब्याज दर पे उन्हें प्राप्त होता है और समय पर जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो उन्हें बहुत कष्ट भी सहने पड़ते हैं। आगे सविता की कहानी बताई गई है, तो चलिए सविता की कहानी हम सभी पढ़ते हैं। सविता एक लघु कृषक है। मतलब जो सविता है वो छोटे किसान है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि सविता को जो है कर्ज काफ़ी ऊंचे ब्याज दर पर मिल रहा है। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर कार्य करेगी। मतलब उसको कर्ज भी इस वचन पर मिलता है कि वह मौसम में कटाई के मौसम में केवल 100 रुपये पर जो है तेजपाल सिंह के खेतों में कार्य करेगी, जब तक दैनिक मजदूरी जो है, जबकि दैनिक मजदूरी सरकार द्वारा 300 रुपये निर्धारित है। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय
बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कार्यों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। यहाँ पर हम छोटे किसानों की समस्या को देख रहे हैं। सविता को जो है खाली कर्ज लेने के आधार पर जो है उसको जो है कर्ज लेने के लिए उसको जो है 300 रुपये मजदूरी के स्थान पर 100 रुपये में मजदूरी करने का वचन देना पड़ता है। और एक तो उसके घर ऊपर जो है घर का कामकाज होता है, अपने खेत का जिम्मेदारी होती है, साथ में उसके ऊपर कर्ज लेने के कारण जो है तेजपाल सिंह के खेत में श्रमिक बनने का भी जो है बोझ उठाना पड़ता है। आगे है कि छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर आप आगे के भाग में पाएंगे। फिर है कि अब तक की कहानी। तो अब तक की कहानी के आधार पर यहाँ पर आप सभी को जो है कंप्लीट करना है, फिल करना है। ये आप सभी जो है कहानी को पढ़ के कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला टॉपिक है कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। आगे के चित्र में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानों में बेच देते हैं। मतलब जो अधिशेष का मतलब हुआ अपने उपयोग के लिए रखने के पश्चात जो गेहूं बचता है वो अधिशेष हुआ और उसको जो है किसान व्यापारियों बाज़ारों में बेच करके लाभ कमाते हैं और वही लाभ उनकी जो है अगली पूंजी के रूप में कार्य करता है। परंतु जो छोटे किसान होते हैं उनके पास अधिशेष गेहूं नहीं बच पाता है जिससे वे अगली कृषि के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। मतलब तेजपाल सिंह जो है वो अपने परिवार के लिए गेहूं रखने के पश्चात उसके पास 350 क्विंटल गेहूं जो है ज़्यादा हो जाता है, अधिशेष गेहूं के रूप में उसको प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में के अपने एक खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इन पैसों का प्रयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो बड़े किसान होते हैं अधिशेष फसल को बेच करके वो जो है अपनी पूंजी में वृद्धि कर लेते हैं, जबकि छोटे किसान बेचारे कर्ज के बोझ में दबे रह जाते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। मतलब पालमपुर में जो किसान हैं जो परिश्रमिक हैं वे जो है कृषि के अलावा जो क्रियाएं करते हैं वो गैर कृषि क्रियाएं हुई। चलिए देखते हैं कि पालमपुर में जो किसान हैं जो परिश्रमिक हैं वो कौन कौन से गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन है। मतलब जो पालमपुर गांव है वहाँ की सबसे प्रमुख जो क्रिया है वो खेती है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। तो पहला जो है गैर कृषि क्रिया है वो डेयरी। अन्य प्रचलित क्रिया
पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा, जिसे चरी कहते हैं, खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। आगे है, आइए चर्चा करें। हम 3 किसानों के उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है, यद्यपि उनका उत्पादन अलग अलग है। हम स्तंभ दूसरे में देखेंगे कि जो किसान है, दूसरा किसान है, उनका जो है परिवार जो है, मतलब जो तीनों किसान हैं, सभी का जो है उपभोग समान है, मतलब 40-40 क्विंटल लगभग उनका जो है उपभोग है। आगे है कि इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। मतलब जो इस वर्ष, पहले वर्ष जो उनका अधिशेष गेहूं था, बचा हुआ गेहूं था, अपने उपयोग से उस गेहूं को बेच करके जो वो पैसा प्राप्त करते हैं, उसको वे जो है अगले वर्ष के पूंजी के लिए रखते हैं। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन, इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दुगना होता है, मतलब जितना वो लगाते हैं उसका 2 गुना उनका उत्पादन होता है। तो इस आधार पर हमको सारणी को पूरा करना है। तो देखिए, पहला किसान और यहाँ पर दिया गया है कि वो पहले वर्ष क्या किया था, कितना किया था, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष उसका उत्पादन दूसरे कॉलम में, फिर उपभोग मतलब कितना वो साल भर में खर्च कर लेता है, फिर अधिशेष उत्पादन उपभोग है, फिर अगले वर्ष के लिए पूंजी। तो चलिए पहला देखते हैं। जो पहला किसान है वो पहले वर्ष जो है उत्पादन उसका 100 जो है क्विंटल होता है और 40 क्विंटल वो अपने उपभोग के लिए रख लेता है। शेष 60 क्विंटल उसका अधिशेष उत्पादन उपभोग हुआ, मतलब उसको वो बेचेगा और अगले वर्ष के लिए उसकी पूंजी जो है 60 क्विंटल गेहूँ हो गया। फिर दूसरे वर्ष जो है, अब उसकी जब पूंजी अच्छी है तो वो जो है ज़्यादा अच्छे से खेती करेगा पूंजी लगा के, तो उसका उत्पादन जो है वृद्धि हुआ 120 क्विंटल। फिर अपना उपभोग के लिए 40 रखेगा तो बचेगा, मतलब आप वो 120 माइनस 40 करेंगे तो 80 क्विंटल जो है उसका अधिशेष उत्पादन बचेगा। फिर वही उसका जो है अगले वर्ष के लिए पूंजी हो गया। तो इस आधार पर आपको जो है ये कॉलम को फिल करना है। फिर दूसरे किसान के लिए भी और तीसरे किसान के लिए भी हम समझते हैं कि आप सभी इस कॉलम को आप फिल कर लेंगे। अगर नहीं भी कर पाएँ तो हम आपको फिल करके बता देंगे। फिर देखिए, तीनों किसानों के गेहूं के तीनों वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए। तो हम सभी तुलना करेंगे फिल करने के बाद। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, क्या वह उत्पादन जारी रख सकता है, उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा, इन सभी टॉपिक्स को हम सभी जो है, इन सभी पॉइंट्स को हम इनको फिल करके समझेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियां होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 किसानों की कहानी बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम सभी मिस्त्री लाल की कहानी पढ़ते हैं। मिस्त्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्त्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्त्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। मिस्त्री लाल की कहानी को पढ़ करके आपको जो है यहाँ पे जो चर्चा में पॉइंट्स दिए गए हैं उनके जो है आंसर देने होंगे। तो मिस्त्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ी, मतलब सबसे पहले तो वो जो है मशीन खरीदा जो बिजली से चलती है, तो बिजली का बिल भी देना पड़ा होगा, फिर वो श्रमिक भी लगाया होगा,
अन्य किसानों से गन्ने खरीदता था और फिर जाके उसे गुड़ बनाने के पश्चात ही बेचता था। तो गुड़ बनाने तक उसने जो जितने पैसे जो है खर्च किए, वो उसकी पूँजी हुई। उसके लिए बहुत ज़्यादा पूँजी की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर कितनी पूँजी की ज़रूरत पड़ी आप सभी समझ चुके हैं। इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है, तो ये भी आप समझ गए हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? क्योंकि वो जो है अच्छा कमा नहीं पा रहा है, उसे बेचने के लिए जो है गाँव में ही जाना पड़ता है। क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिससे उसे हानि भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, जब गुड़ का कीमत जो है कम रहेगा तो उसे हानि भी होगी, क्योंकि उसका जो पूँजी है गुड़ बनाने की वो बहुत ज़्यादा है। मिश्री लाल अपना गुड़ गाँव में ना बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है? क्योंकि गाँव में जो गुड़ का कीमत रहेगा वो बहुत कम रहता है और व्यापारी थोड़ा ज़्यादा कीमत में ले लेते हैं, तथा वो जो है जितना वो गुड़ बनाता है लगभग उसका बिक जाता है। गांव में उतना गुड़ जो है कोई किसान या फिर कोई श्रमिक नहीं खरीद सकता। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। आगे हम सभी करीम की कहानी पढ़ेंगे। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल दिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उन्होंने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उन्होंने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। आगे है कि आइए चर्चा करें करीम की पूंजी और श्रम किस रूप में मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है। हम देखते हैं कि करीम को जो है अपना कार्य शुरू करने में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। वह जो है कंप्यूटर खरीदता है और कंप्यूटर सिखाने वाले गांव की दो महिलाओं को वो काम पर लगा लेता है। जबकि मिश्री लाल को जो है गुड़ बनाने के लिए बहुत अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है। और फिर जो है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है कि इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया, संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। मतलब किसी का वहाँ उतना ध्यान ही नहीं गया होगा, उतना वहाँ तक सोचा ही नहीं होगा। और जब करीम खोल लिया तो जो है जो बच्चे शहर में जाके कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करते थे वे अब जो है यहीं गांव में ही करने लगे, जिससे करीम की जो है आय में वृद्धि हुई, उसे एक रोज़गार प्राप्त हुआ तथा जो अनुप्रयोग में अपनी डिग्री लेके बैठी हुई महिलाएं थीं उनको भी जो है रोजगार प्राप्त हुआ। आगे है परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब हम सभी किशोर की कहानी को पढ़ते हैं। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिक की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसों से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है।
अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई कार्य मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो बैंक से कम ब्याज पर जो है ऋण प्राप्त कर लेता है, भैंस खरीदता है, और उससे जो प्राप्त होता है आय, उससे वो भैंसा गाड़ी बनाता है और जो है परिवहन साधन के रूप में उसका वो उपयोग करने लगता है। आगे है कि किशोर की अस्थाई पूंजी क्या है। तो किशोर की अस्थाई पूंजी जो है उसकी भैंस है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी। उसकी भैंस हुई और भैंसा गाड़ी हुई, ये सब उसकी जो है कार्यशील पूंजी हो गए। किशोर की कितनी आवश्यक उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है। वो जो है दूध बेचता है, फिर परिवहन में लगा हुआ है, वह जो है गुड़ को ले जाता है, फिर जो है रविवार के दिन जो है वो कुम्हार के लिए मिट्टी लाता है। तो अनेक कार्यों में वो लगा हुआ है। फिर है कि क्या आप कह सकते हैं किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है। जी हाँ, किशोर को परिवहन के माध्यम से जो है अच्छी सड़कों से जो है परिवहन द्वारा उसे अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है।